नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी SC ST आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने SC ST में अंदर कोटे को लेकर कोटे की मंजूरी दे दी। राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकती है। ये प्रावधान अब किया जा सकता है। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की जरूरत है। इस फैसले के बाद अब SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके अधिकार देने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ऐसा करके ही असली समानता जो है वो हासिल की जा सकती है, बराबरी लाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अलग से अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब आप उनके जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, और इसलिए ये क्रीमी लेयर जरूरी है। तो SC रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा, इसकी मंजूरी। राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भाई ये अधिकार है आपको कि आप सब कैटेगरी बनाइए आरक्षण के अंदर, आरक्षण कोटे के अंदर कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR गवई ने अपने इस फैसले में कहा कि राज्यों को SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, ये जरूरी भी है। SC ST आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो निम्न स्तर पर लोग हैं उनके लिए ये फैसला, उनके लिए ये सब कैटेगरी जरूरी हो जाती है। आरक्षण के लाभ में कई जातियां पीछे रह गई हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। राज्य सरकार अब ST को भी कोटे में कोटा दे सकेगी, ये अधिकार राज्य सरकार को मिल चुका है। वंचित जातियों की अगर हम बात कर लें तो वंचित जातियों के लिए कोटा बनाकर आरक्षण दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को, यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था कि कोटे के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने उसी 20 साल पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम है। देश भर में आरक्षण में व्यापक बदलाव इसके बाद हो सकता है, जिसकी उम्मीद अब जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके बाद अब ये तमाम चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। तो JDU के मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी ने इस फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है KC त्यागी की तरफ से। उन्होंने कहा कि बिहार इसका एक मॉडल स्टेट जिसमें महिलाओं को आरक्षण सबसे पहले दिया गया। बिहार में EWS के लिए बिहार में सबसे पहले कोटा बनाया गया। अति पिछड़ा और महादलित का भी कोटा बिहार में सबसे पहले तय हुआ था। KC त्यागी ने यह भी मांग की कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में अति पिछड़ों को लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, ST SC दोनों कैटेगरी में जिस तरह से रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जा सकता है और क्रीमी लेयर की सीमा भी रखने की अनुमति मिल गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता हूं। बिहार इसका मॉडल राज्य है। 1978 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के आरक्षण में कोटा विद इन कोटा लागू किया था, मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू करके। उसी तर्ज पर नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों के लिए और फिर बाद में दलितों के वर्गीकरण के तौर पर महादलित आयोग बना करके रास्ता साफ किया था। बिहार इस मामले में सारे देश के लिए एक मॉडल स्टेट है, जहां पर महिलाओं का आरक्षण भी सबसे पहले हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में सबसे पहले महिलाओं का किया। उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका कोटा भी पहली बार बिहार में तय हुआ था। पिछड़ों का कोटा भी, अति पिछड़ों का कोटा भी तय हुआ था। और अब महादलित और दलित का जो भेदभाव है उसको भी वहां पर उजागर करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। अब हमारी निगाहें
जस्टिस रोहिणी कमीशन पर है। 2017 में एनडीए की सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट तैयार है और वो राज्यपाल के पास लंबित है। हम चाहते हैं कि वो प्रकाशित हो और बिहार की तर्ज पर समूचे देश में जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो उसका लाभ उठाएं। तो देखिए, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बवाल भी मचा हुआ है। हर पार्टी इस पर संभलकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने लाना चाह रही है। जेडीयू का इस पर यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अभी देख रही है, समझ रही है और उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो वहीं पप्पू यादव ने इस फैसले का विरोध किया, तो आरजेडी ने फैसले पर असहमति जाहिर की है। क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से, जरा वो भी सुनिए। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर को निर्धारित करने की बात कही है। इस पूरे न्यायिक आदेश का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। राज्यों को भी उसने शर्तों के साथ बांधा है। तो अब जब तक न्यायिक फैसले का अवलोकन नहीं करे तब तक राज्य सरकार इस दिशा में सार्थक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तमाम तथ्यों का जब तक के जानकारी नहीं लिया जाएगा तब तक इस पर राजनैतिक प्रतिक्रिया दिया जा सकता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के विभिन्न शर्तों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो क्या अब आने वाले समय में क्या मांझी जी के पोते को नहीं मिलेगा आरक्षण? तो यह एक सवाल है। ये हो सकता है कि हम खुद आरक्षण नहीं लें या आरक्षण की आवश्यकता हमको नहीं हो, लेकिन ST/SC में क्रीमी लेयर, मुझको लगता है कि इस पर सभी पार्टी के नेताओं को विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए और जरूरत हो तो अध्यादेश भी लाना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर लें तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जब तक जाति आधारित गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है और इस पोस्ट के जरिए वो दावा कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग में है, छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। ईडी का खुली बाहों से मैं इंतजार कर रहा हूं। संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण की वजह से ये तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ईडी की तरफ से मेरे ऊपर छापेमारी की, रेड की तैयारी की जा रही है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं। तो राहुल गांधी की तरफ से जैसे ही सोशल साइट एक्स पर यह पोस्ट किया जाता है और दावा किया जाता है, उस पर सियासत गर्म हो चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का रवैया जो है वो संवैधानिक है ही नहीं। राहुल गांधी की आशंका सही है तो गिरिराज सिंह ने राहुल पर झूठ की खेती का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद सिग्रीवाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने गलत किया होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। 3 बार उनका एक ही लक्ष्य था कि हम 3 बार के प्रधानमंत्री की गिनती में, श्रृंखला में हम आ जाएं। उसके बाद इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन
अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ईडी छापा मारने के वो लोकसभा में बयान की वजह से नहीं है। आपने गलत किया होगा, आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो ईडी या चाहे सीबीआई चाहे जो स्वतंत्र ऐसी जांच संस्थाएं वो करेगी। आप अगर दूध के धोए होंगे तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बयान और उसमें भाषण देने से उसको क्या अंतर पड़ता है? पहले से भी आपका अगर कहीं ना कहीं से और घाव बना होगा, पहले न कहीं से भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगी तो ईडी खोजेगी तो उसमें अगर पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई करेगी। और देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब शहनवाज ने भी उनके ऊपर वार किया है। राहुल गांधी को डर आखिर क्यों लग रहा है भाई? शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को डर क्यों लगता है? अगर कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं तो डर की कोई बात ही नहीं है, फिर डर क्यों लग रहा है? विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी खबरों में रहना चाहते हैं, वो पूरी तरह पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपने महत्व को बढ़ा लेना चाहते हैं। अरे विपक्ष के नेता बन गए हैं, थोड़ा जिम्मेदारी से बयान दीजिए। पहले जो आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते थे वो अलग बात थी, आप सिर्फ सांसद थे। अब आप एक संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करना कि ईडी रेड कर सकती है, कोई गलती की है क्या आपने जो ईडी का डर सता रहा है? ईडी तो कहीं भी जा सकती है, जहां कुछ भी गलत होगा वहां ईडी जाएगी और किसी की यहां भी जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी को क्यों डर लग रहा है? क्या अपने अंदर क्या कमी तलाश लिया है कि ईडी आ सकती है? वहीं बड़ी खबर इस वक्त पटना से, तेजस्वी यादव का केंद्र पर जोरदार हमला। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से उठाई गई है। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन तक की चेतावनी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इसके लिए हमारी तैयारी भी है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, तेजस्वी यादव का यह कहना है। कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर। तो तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। नीतीश कुमार को केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए, केंद्र बात नहीं माने तो सरकार गिरा देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव बनाएं और अगर उससे भी बात न बने तो सरकार गिरा दीजिए। नीतीश कुमार को सरकार गिरा देना चाहिए, यहां तक तेजस्वी यादव कहते नजर आए। तो सरकार अगर है तो नीतीश कुमार की वजह से है और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को यह दबाव बनानी चाहिए और अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर नहीं बात बने तो सरकार गिरा दीजिए। तो राहुल गांधी के लोकसभा में जाति पर दिए बयान पर इन दिनों सियासत बेहद गर्म है। राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों को अधिकार देने की बात कह रहे हैं, पर अगर कांग्रेस के भीतर ही देखा जाए तो पार्टी के दावे जो हैं वो हवाई साबित होते नजर आते हैं। बिहार कांग्रेस में संगठन की बात हो या फिर चुनाव में उम्मीदवारों की बात हो, किस जाति के नेता को कितनी तरजीह इसमें दी जाती है, इसे समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए।
जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। संसद में एक शब्द को लेकर इन दिनों हंगामा जारी है। वो शब्द है जाति, कास्ट सेंसस। संसद के भीतर चक्रव्यूह से लेकर जाति तक सवाल पूछा जाने लगा है। राहुल गांधी ने दलितों, अति पिछड़ों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की बात कही, पर बीजेपी ने जो आरोप लगाया है वो कांग्रेस के विचारों से ठीक उलट है। बीजेपी नेता असितनाथ तिवारी कहते हैं कि बिहार कांग्रेस के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के आंकड़ों से पार्टी आलाकमान के दावों की हवा निकल गई है। हम आंकड़े भी दिखाएंगे, बताएंगे। पहले बीजेपी का आरोप सुन लीजिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ब्राह्मण डॉक्टर मदन मोहन झा जी। उनके हटते ही भूमिहार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने। ज्यादातर जिलाध्यक्ष सवर्ण। संगठन में दलित को अधिकार नहीं देना, ओबीसी को अधिकार नहीं देना, लोकसभा में ड्रामा कर रहे हैं आप। बीजेपी के आरोपों को जरा इन आंकड़ों से समझिए। मौजूदा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सवर्ण जाति से हैं। इनसे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी सवर्ण हैं। कोषाध्यक्ष निर्मलेंदु वर्मा सवर्ण हैं। पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश सवर्ण हैं। बिहार से राज्यसभा का पद सवर्ण से आने वाले अखिलेश सिंह को मिला। विधान परिषद भी समीर सिंह को भेजा गया, जो सवर्ण हैं। इससे पहले प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी बनाए गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। इनमें सवर्ण जाति से 33 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया, जबकि दलित 13, पिछड़ा, अति पिछड़ा 11 और मुसलमान 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में 50 सदस्य बनाए गए, जिनमें 25 सवर्ण चेहरे शामिल किए गए। बिहार कांग्रेस का संगठन चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुआ, जिसके कारण संगठन भंग है। बिहार में कांग्रेस ने 38 जिलाध्यक्ष की घोषणा की और ये आंकड़ा भी समझने लायक है। सभी 38 जिलों में पार्टी अध्यक्ष की घोषणा की गई। इनमें 26 सवर्ण हैं। बाकी जिलाध्यक्ष ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से आते हैं। मतलब ये कि बिहार में 67% जिलाध्यक्ष सवर्ण हैं। सवर्णों में भी सर्वाधिक 11 भूमिहार जाति से आते हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि इससे पहले बिहार प्रभारी दलित जाति से आने वाले भक्त चरण दास को उनके कार्यकाल के 1 साल पहले ही हटा दिया गया। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, तो आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सभी जातियों के नेताओं को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जात की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी कही जाती है। कांग्रेस का एक नारा था, न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। तो इस बातों को समझिए। अभी समय की जो मांग है, समय की ये मांग है कि गिनती करो। गिनती इसलिए करो कि ताकि समाज में जो खाइयां बढ़ गई आर्थिक और सामाजिक, उसको भरने के लिए हमें सही आंकड़ों की जरूरत है। कि भारतीय जनता पार्टी को न तो पिछड़ों से मतलब है, न अति पिछड़ों से मतलब है, न समाज के शोषित और वंचित वर्ग से मतलब है। उसको तो सिर्फ मतलब है जुमलाबाजी करने से। अब सफाई चाहे जो दी जा रही हो, जाति वाले राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत के बीच बीजेपी की ओर से जो जाति और सवर्ण वाला आरोप लगाया गया है, उससे आने वाले समय में सियासी उबाल तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। तो नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए ढुलमुल नीति की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक रोकने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनटीए स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए। तो नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दोबारा परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन एनटीए को जरूर फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई कि एक एसओपी तैयार कीजिए भाई स्टोरेज के लिए। पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन ना हो यह व्यवस्था होनी चाहिए। तो नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि गड़बड़ी बहुत छोटे स्तर पर हुई, उसका रिजल्ट पर कहीं असर नहीं हुआ।
अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आखिर सियासी दलों की राय क्या है। यूजी पर जो फैसला आया है उससे तो एक बात स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार और भारत के शिक्षा मंत्री ये जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पर्चा लीक हुआ है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उस पर भी तो सवाल उठता ही है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के भविष्य देखते हुए पूरे एनटीए को इस बार नीट का एग्जाम रिकंडक्ट करना चाहिए। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय किया जिस निर्णय स्वागत योग्य है, और इस निर्णय के विषय में तो हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो आंशिक रूप से पटना और हजारीबाग में गड़बड़ी हुई है, इनको चुन चुन कर पनिश किया जाएगा। और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है सेक्शन तपा शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर 1.5 घंटे के बाद एक बार फिर से काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सर्वर की गड़बड़ी की वजह से दिक्कत आई थी और काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से अब सर्वर काम करना शुरू कर चुका है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और सर्वर की गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है, यानी काउंसलिंग एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 75 पीस डेटोनेटर को बरामद किया गया है। दूसरे विस्फोटक सामान भी जब्त हुए हैं। एक युवक को इस दौरान हिरासत में लिया गया। सेना का जवान ये युवक बताया जाता है। लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता 75 पीस डेटोनेटर की जब्ती के रूप में सामने आई है। तो जैसे शख्स को पकड़ा गया है, सेना का जवान, वो बताया जा रहा है लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास ये कार्रवाई जिसमें सफलता हाथ लगी। मुजफ्फरपुर की आरुषि की महाराष्ट्र के सतारा में उसके बॉयफ्रेंड ने 4थी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। आरुषि के पिता मुजफ्फरपुर के एक बेहद चर्चित डॉक्टर हैं। आरुषि का हत्यारा उसका बॉयफ्रेंड हरियाणा के सोनीपत के रहने वाला ध्रुव छिक्का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर में आरुषि के घर पर मातम पस रहा है। देर रात तक आरुषि के शव को मुजफ्फरपुर लाया जाएगा और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के बेहद चर्चित डॉक्टर परिजात सौरभ की बेटी आरुषि मिश्रा की हत्या महाराष्ट्र के सतारा में हो गई है। उसकी छत से गिरने से मौत हुई है। हालांकि जो मामला सामने आया है उसे बताया जा रहा है कि आरुषि के बॉयफ्रेंड ने ही उसे छत से फेंका है, 4थी मंजिल से फेंक दिया है। इस मामले में आरोपी ध्रुव, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत ही फेमस डॉक्टर है, उनकी बेटी है आरुषि मिश्रा, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, काफी होनहार थी, महाराष्ट्र के सतारा में रह रही थी, लेकिन उसकी वहां पर हत्या हो गई है। परिवार के लोग जो है काफी गमगीन हैं, आसपास के लोग भी काफी दुखी हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरुषि यहीं पली बढ़ी, यहाँ जिसका जन्म हुआ, यहाँ से बड़े सपने लेकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर गई थी, लेकिन वहां पर उसकी हत्या हुई है। तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो है उसने 4थी मंजिल से जो आरुषि मिश्रा है उसको फेंक दिया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। देर रात आरुषि का शव यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए परिजन गए हैं। फिलहाल परिवार के लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।